सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको, तो रुलाऊंगा मैं। सिर्फ मंडी बहाउद्दीन के अवाम को ये बताना चाहती हूँ कि ये जलसा होने दें या ना होने दें, ये जितनी मर्जी पाबंदियां लगाए, मैं इंशाल्लाह मंडी बहाउद्दीन के लिए निकल गई हूँ। बहाउद्दीन में आ रही हूँ, कारकुनों से, अवाम से मुलाकात करूंगी, जहाँ भी वो मुलाकात हो, किसी सड़क पे हो या वो किसी ग्राउंड में हो, आ रही हूँ मैं इंशाल्लाह। कभी घबराना नहीं है आपने, कभी मुश्किल वक्त से डरना नहीं है। ये मुश्किल वक्त एक कौम की जिंदगी में आते हैं, इससे कभी घबराना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। वसीम अकरम प्लस ने अपनी नौकरी पक्की कर ली है। मंडी बहाउद्दीन जलसा करने की इजाज़त नून लीग को नहीं दी जा सकी। समझ में नहीं आ रहा कि नए पाकिस्तान का बिगुल बजाने वाले एक नन्हे से जलसे या जलसी से क्यों खाइफ हैं। ग्राउंड सील कर दिया गया है। कारकुनान की पकड़ धकड़ की मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। नून लीग कह रही है कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स हैं। मरियम नवाज अड़ गई हैं जिद पर। जाहिर है कि जिद इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज़ का कहना भी एक हद तक दुरुस्त दिखाई देता है। वो कह रही हैं कि जलसे से क्यों खौफज़दा हैं वो हुक्मरान जो कल तक हमें कंटेनर देने के दावे किया करते थे। अब ये तब्दील शुदा पाकिस्तान है या तब्दीली ज़दा, इस पर बात करेंगे। डीपीओ साहब ने एक इंकशाफ फरमाया, बता रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात के सबब जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने ये भी नसीहत की है कि जी शहर से बाहर या किसी खुली जगह पर जलसा कर लिया जाए। खुली जगह पर मेरे ख्याल ख़तरात कम होते होंगे उस डीपीओ के नज़दीक। इस वजह से बेचारे के कंधे को इस्तेमाल करके ये नादिरशाही तकनीकी नुस्खा जो है वो मरियम नवाज़ तक पहुँचाया गया, जिसे उन्होंने बहरहाल अभी तक तो कबूल गालिबन नहीं किया है। पेशावर मेट्रो मंसूबे की एक मरतबा फिर खबरें आई हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने तब्दीली सरकार शफ़ाफ चली का पोल खोल दिया है। उन्होंने बताया कि जी न ये साफ़ है और न ही शफ़ाफ है। बताया है कि ये संगीन बेकायदगियाँ इसमें हुई हैं, डिज़ाइन की तब्दीली हुई है, तकनीकी की खराबियाँ 22 जगह टेक्निकल रिपोर्ट में इसकी आगात की निशानदेही की गई है। सुतून सीधे हैं, न टिकट घर मेयार का बनाया गया है। टाइल्स ऐसी लगाई गई हैं कि जिससे आवाम फिसले। खैर आवाम तो पिछले 10 माह से 11 माह से फिसलती चली जा रही है। इसे एक टाइल्स का ही क्या, एशियाई तरक्याती बैंक कह रहा है कि जी डिज़ाइन को तब्दील किया जाए। अब जाहिर है कि इसे एक मुतालबे के पूरा करने की सूरत में इस मंसूबे में मज़ीद ताख़ीर का अंदेशा है। जहाँ सत्यानाश वहाँ सवा सत्यानाश। सवाल ये पैदा होता है कि ये मंसूबा बनाने वाले, ये मंसूबा अपने जहन में पकाने वाले, फिर इसकी एग्जीक्यूशन को यहाँ तक लेकर के आने वाले परवेज़ खटक साहब, जो पहले ही डांस कर कर के वज़ीर आला से वज़ीर दिफा बन चुके, अब मज़ीद उन्हें कौन सी प्रमोशन मिलने वाली है। क्योंकि पिछली मरतबा जब एशियाई तरक्याती बैंक ने ये इंकशाफ किया था इसे एक पेशावर मेट्रो मंसूबे के हवाले से, तो शौकत यूसुफजई साहब ने उस वक्त मेरे प्रोग्राम में ये आकर के कहा था कि जी इनको तो इनाम मिलना चाहिए कि इन्होंने इतना नादिर शाही मंसूबा पेशावर के अवाम के लिए पेश किया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि शौकत यूसुफजई साहब की भी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि एशियाई तरक्याती बैंक को जमहूरियत से, पाकिस्तानी जमहूरियत से या KPK की जमहूरियत से या तब्दीली सरकार से क्या परखाश है, ये सवाल है। साथ ही साथ तब्दीली सरकार को एक और मरतबा एक और टफ टाइम, मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है, आई मे बी रॉन्ग कम्प्लीटली, टफ टाइम दिया जाने वाला है कराची के ताजिरों की जानिब से, जिनका ये गुमान है कि हुकूमत उन्हें टैक्सेस की भरमार के ज़रिए तंग कर रही है। हालांकि हुकूमत तो जिसको तंग कर रही है वो सबको नज़र आ रहा है। ताजिरों का ये कहना है कि अगर हमारे मुतालबात पर कान न धरे गए तो हम शटर डाउन हड़ताल जो अब करने जा रहे हैं 3 रोज़ा, इसका दायरा पूरे पाकिस्तान तक ले जाएंगे। साथ ही साथ एक इंकशाफ जो किसी भी तौर इंकशाफ नहीं, वो ये कि ताजिर बरादरी गवर्नर सिंध से नाखुश है। तो मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि गवर्नर सिंध को जिसने अपॉइंट किया है वो गवर्नर सिंध से खुश है, इसलिए आप
कोई हैसियत नहीं रखते, आपके एतराज़ात की भी कोई हैसियत नहीं। ताहम इन तमाम बातों में से एक अच्छी खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान नथिया गली पहुँच गए, जहाँ पुरफ़िज़ा सयाहती मुकाम पर अपनी फ़ैमिली के हमरा 2 दिन गुजारेंगे। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए उनकी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरमा मुसरत जमशेद, एक मरतबा फिर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मोहतरम राना अरशद साहब अपनी गोनागो मसरूफियात के बावजूद आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे, उनका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ करीम ख्वाजा साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अपने तमाम मौजूद मेहमानों की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए बाज़ाब्ता गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मोहतरमा, सबसे पहले मेरा ख्याल है बल्कि आज हम राना अरशद साहब से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज मजलूमों की फहरिस्त में शायद उनका नाम नज़र आ रहा है। राना अरशद साहब, सर ये जमहूरियत को, पाकिस्तानी स्टाइल जमहूरियत को क्या ख़तरात लाक हैं? उस एक जमहूरियत को जो तब्दील शुदा है, लेकिन अचानक क्यों ऐसे लग रहा है कि ये तब्दीली ज़दा जमहूरियत है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आरफीन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बिल्कुल अपने हलके में था, बल्कि उसके बाद उस जुलूस के साथ साथ जा रहे थे जो मंडी बहावलदीन की तरफ रवाना है, और अभी इंशाल्लाह कुछ देर ही मरियम बीबी जो है वो जलसेगाह तक पहुँच जाएंगी। जलसागाह तो आपके सामने है कि चंद दिन खुद खान साहब फरमा रहे थे अपनी ज़बान से कि मैं अपोजिशन को कंटेनर भी दूंगा और खाना भी दूंगा और आएँ। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि खान साहब खुद अपनी अदाओं पर नज़र दराएँ कि 126 दिन का धरना इस्लामाबाद दारुल खिलाफा में किया हुआ था। वहाँ पर हम उनको सिक्योरिटी भी देते थे, उनके तमाम वेयर अबाउट का तहफ़्फ़ुज़ भी करते थे, और वो रेड जोन था जहाँ पार्लियामेंट पर यलगार करते थे, पीटीवी पर हमला करते थे, ऑनरेबल जजेस के रास्ते बंद थे। लेकिन हमने तो उनकी उस वक्त जो अपोजिशन का रोल था, सर आपस की बात है, एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए। ज़िम्नी सवाल है सर, ज़िम्नी सवाल है। आपने अपने घर में नीम का पेड़ खुद बोया, अब आप आम के दरख्त की तमन्ना कर रहे हैं, तो गलती तो आपने की थी ना? आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तान के आइन की मजबूती के लिए, अदारों की मजबूती और बिलखसूस जमहूरियत की मजबूती के लिए अपना एक रोल प्ले किया था, और हम आज भी पुरअमन हैं। आज मरियम बीबी लाहौर से निकले हैं तो पुरअमन है, पुरअमन ही रहना है। और वो जो हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का पैगाम है कि हम इस महंगाई के दौर में आमरीत से भी बदतर IMF का मुसल्लत शुदा बजट को तस्लीम नहीं करते। 31 मई 2018 वाली कीमतें बहाल की जाएं। हमारा पुराना पाकिस्तान आवाम को चाहिए। उस ग्राउंड को ताला लगा दिया गया, वहाँ पर मैं समझता हूँ सरेआम पानी खोल दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि एक मासूम औरत से खान साहब इतने क्यों घबरा रहे हैं? खान साहब, आपकी तो हुकूमत सुना है बड़ी मजबूत है और आपने वेल्ड की हुई है। तो अर्ज किए देता हूँ कि आज मरियम बीबी वहाँ पहुँच चुकी है और हज़ारों गाड़ियों के काफिला उनके साथ है। इंतज़ामिया के रोकने के बावजूद कंटेनर्स लगे हुए हैं। आपका मीडिया कुछ दिखाता है, बाकी नहीं दिखा रहा। पता नहीं क्या इश्यूज़ हैं इंटरनल तौर पर, और क्या वजूहात हैं कि जमहूरियत का नाम हमने सुना, लेकिन जमहूरियत में थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा हुजूर। मैं आपकी तमाम शिकायत अभी दूर किए देता हूँ। मोहतरमा मुसरत जमशेद चीमा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर, बल्कि दूसरी मरतबा खुशामदीद। ये मुझे बताइएगा मैडम, ये तब्दीली ज़दा जमहूरियत को या तब्दील शुदा पाकिस्तान को मरियम नवाज़ के जलसे या आपकी ज़ुबान में जलसी से क्या ख़तरात हैं? आपने 120 दिन तक जो है वो इस्लामाबाद को बंद किए रखा बकौल राना अरशद साहब। आपको खाना भी प्रोवाइड किया गया, लज्जत कामुदहन के अलावा और दीगर फैसिलिटेशंस भी प्रोवाइड की गई। आप अच्छी तरह समझ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूँ। साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ें थीं जिनका जो है वो अहाता मेरे ख्याल है आपका जहन खुद कर पा रहा होगा। अचानक इस तब्दील शुदा पाकिस्तान को मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से क्या ख़तरात लाक हो गए? क्यों ज़िद पकड़ ली है आपने, और आपको क्यों ऐसा लगता है कि कल का हराम आज हलाल हो चुका, कल का नाजायज़ आज जायज़ है? बहुत शुक्रिया नूरुल आरिफीन, और आप हमेशा मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाते हो, थैंक यू फॉर दिस। और बड़ा इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक होता है हमेशा की तरह,
और आज का कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए कि इसमें बड़े अच्छे अच्छे इंकशाफात हो रहे हैं। अभी मैं अरशद भाई की बातों को बड़ा मैंने इंजॉय किया। अच्छा, वो मासूम औरत, अब अल्लाह ही मुझे माफ़ कर दे कि मासूम और वो भी मरियम, ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। जहाँ तक रहेगी बात कि आज भी पॉलिटिकल जलसों की बिल्कुल इस मुल्क में इजाज़त है और जो भी सियासी जमातें हैं वो अपने जलसे कर रही हैं, ना वहाँ पे कोई रुकावट है ना कोई और बात। जहाँ तक रहेगी पानी ग्राउंड में छोड़ना, तो वो तो अल्लाह मियाँ ने बारिश की है, उसमें हमारे कंट्रोल में बारिश बिल्कुल नहीं है। और तीसरी बात इसमें मैं ये बता दूँ कि देखें, इस मुल्क में पॉलिटिकल एक्टिविटी की हर ऑपोजिशन से रिलेटेड जमात को इजाज़त है, लेकिन अगर किसी का एजेंडा मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाना, इदारों के साथ टकराव और टकराव के साथ साथ मुल्क में अनारकी की फ़िज़ा, इंतशार की फ़िज़ा, और मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मुझे भी समझ में नहीं आ रही है मरियम नवाज के जलसे से मुल्क की सालमियत और वहदत को कैसे नुकसान पहुंचने का एहतमाल है, जरा बताइएगा। ये सारी मैं बता देती हूँ। ये बीबी देखें, सबसे पहले तो एक लिहाज से अगर ये कौम मशकूर हो तो वो मरियम साहिबा की बहुत ज़्यादा मशकूर होना चाहिए। ये PMLN की जरदारी साबित हुई है। जैसे बीबी साहिबा की शहादत के बाद जरदारी साहब ने वो काम, वो मुआवजा कर दिखाया कि कोई आमिर, कोई किसी किस्म की साजिश पीपल्स पार्टी को ख़त्म ना कर सकी सिवाय जरदारी साहब के। माशाल्लाह से उनको एक टर्न्योर मिला और उन्होंने वो काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। वही नामुमकिनात को मुमकिन करने वाली बीबी मरियम है कि इस पार्टी में सारे लोग करप्ट नहीं हैं। इस पार्टी में वो बहुत अच्छे अपने हलकों की सियासत करने वाले, जो सियासत को खिदमत समझते करने वाले, जब वो अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देते हैं तो ये कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मरियम की ये जो टकराव है, उसने आज जो मरियम के साथ खड़े होंगे वो होंगे जो अपनी अपनी चोरी बचाने की मुहिम में शामिल होंगे। और जो मरियम की सोच से डिफर ही आज बंदा वो करेगा जिसको अपने हलके की सियासत अजीज होगी, अपनी साख अजीज होगी, जिसको इस मुल्क से प्यार होगा या अपने हलके की अवाम से प्यार होगा, या जिनको अपने इमेज और अपनी इज्जत से प्यार होगा। कहने का मकसद यह है कि मरियम ने ये इतनी ज़बरदस्त डिवाइड इस पार्टी में डाल दी है जिसको अब मेरा ख्याल है कि खुदा की कुदरत के अलावा कोई नहीं मिटा सकता। जहाँ तक रहेगी ये घूमती फिरती रहे, ये बिगड़ी हुई औलाद, ये मुल्क इन बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने के अब हमारे पास हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की आपसे दरखास्त करते हुए मैं मोहतरम सेनेटर करीम ख्वाजा साहब से गुफ्तगू का शर्फ हासिल करना चाहूंगा। मैडम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं, हम उसको जरा बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरा शो खपाना है मुझे। तो अगर सारा प्रोग्राम में यहीं पे बात कर लूंगा तो फिर आगे क्या करूंगा, जरा मेरी भी गरीब की नौकरी का सवाल है। थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। मैं सिर्फ एक वन लाइनर रेफरेंस दे लूं सिर्फ, बाकी मैंने डिटेल में नहीं जाना। वो तो सारे जमाने को पता है कि मरियम साहिबा हर दिन जब उठती हैं तो जो नया चांद चढ़ाती हैं, लेकिन उसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी इस मुल्क की अवाम ही हुई है। और उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला इनसे इंतकाम ले रहा है कि ये जो कम अकली के मुजाहरे कर रही है और जितने सुहाने हाथों में PMLN की लीडरशिप आ गई है ना, ये बड़ा अल्लाह मियां के कंधे पे डाल दिया। चले ठीक है, एक मिनट जरा तवक्कुफ फरमाइएगा मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। राना अरशद साहब सर थोड़ा सा सब्र की दरखास्त है। राना अरशद साहब थोड़ा सा सब्र तामुल की दरखास्त है। आपकी बारी में बिल्कुल नहीं बोली मैडम थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। फॉर्मेट खराब करके में नहीं बोली। मैडम प्लीज थोड़ा सा तामुल की दरखास्त है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा। नहीं, मैं तो राना साहब से मुखातिब हूँ कि अपनी अपनी बारी पे बोले। जी आपकी सलाह उन्होंने सुन ली है। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, हुजूर आपके दौर इक़्तिदार में भी जब रावी चैनी चैन लिखता था उस वक्त ये सियासी कज़न्स जो हैं वो आकर के और धरना दे रहे थे। ताहिरुल क़ादरी साहब भी मौजूद थे। आपने भी बिरयानियाँ बनवाई और बिरयानियाँ बनवा करके और उनको जो है वो खूब टाइम पास पे लगाए रखा। आप लोगों को उस वक्त क्यों नहीं सुझाई दिया ये सब रास्ता जो आज तब्दीली सरकार जो है वो इख्तियार कर रही है, जो कल गलत था और आज सही हो गया? आपने भी क्यों रेड जोन को बंद नहीं कर दिया? आपने क्यों कारकुनान की गिरफ्तारियों पर तवज्जो नहीं दी? जमहूरियत उस वक्त थी पाकिस्तान में, उन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो तहरीक इंसाफ वाले बताते हैं चोरों, लुटेरों, डाकुओं, गासिबों और पता नहीं किन किन के दौरे इक़्तिदार में, या आज जब माशाल्लाह इतनी हैंडसम और दयानतदार सरकार हमारे पास मौजूद है तो आज जमहूरियत है कि जब आपको एक जलसी या जलसा की भी इजाज़त नहीं है? देखिए, ये जो मुल्क है बदकिस्मती से फाशिज़म की तरफ तेज़ी से दौड़ रहा है। हमारी हुकूमत में तो हमने हर पार्टी को इजाज़त दी थी और
बिल्कुल ये ताहिर कादरी और ये सब आए थे और इन्होंने क्या नहीं किया था इस्लामाबाद में। और तहरीक इंसाफ ने जो इस्लामाबाद में लॉकडाउन और ये चीज़ें की थी, जिससे 2014 से ऑनवर्ड तक ऐसा लग रहा था कि आज गवर्नमेंट गई, आज कोई बोनापार्ट आ गया, और उसके इशारे पर ये कर रहे थे एम्पायर की उंगली और ये बातें। आज ये फाशिज़म की तरफ दौड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर मुस्लिम लीग नून को मंडी बहाउद्दीन में जलसा करने की कौन से सिक्योरिटी रिस्क है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये वो बातें 70 साल से सर, ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है कि जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी को जलसा करने से रोक दिया जाए सिक्योरिटी का बहाना बना करके, तो वो जायज़ होगा? बिल्कुल जायज़ नहीं होगा, बिल्कुल इजाज़त होनी चाहिए। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है, जमहूरियत के माना कि भाई जलसे हो, जुलूस हो, प्रोटेस्ट हो, रैलीज़ हो, ये इजाज़त है। और ये किसी को रोकना नहीं चाहिए। जिनको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये तसाद की तरफ चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं, फाशिज़म की तरफ चीज़ें जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल इनके कैबिनेट के मिनिस्टर और इनके इत्यादि शेख रशीद ने जो कल इंटरव्यू दिया था, कहा 90 दिन बड़े सख्त आ रहे हैं और कुछ फ़ैसले होने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो फाशिस्ट कुव्वतें हैं उनके तर्जुमान हैं ये, और तहरीक इंसाफ भी उसी फाशिस्ट के वतन से पैदा हुए हैं। तो पाकिस्तान के हालात कोई अच्छे नहीं जा रहे हैं और ये ख़ुद ख़राब कर रहे हैं, और ख़राब करके किसी को नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो ये काबिल मज़म्मत है और इनको इजाज़त होनी चाहिए, हर एक को इजाज़त होनी चाहिए। ये फ़ैसला करने को किसको हक़ है कि ये गद्दार है और ये गद्दार नहीं है, ये जो इस्लाम दुश्मन है, ये पाकिस्तान दुश्मन है। ये 70 साल से बातें सुन, ये मोब वतन है, ये मोब वतन नहीं है, 70 साल से हम सुन कर बेजार हो गए। और ये जो भी ये बात करता है, कोई भी पाकिस्तान में कोई इदारे का सरबराह हो या कोई भी हो, हम उसको कंडेम करते हैं, हम समझते हैं झूठी बातें हैं और वो अपने इंटरेस्ट को बचाने की खातिर ये बातें करते हैं। सो कंडेमेबल है, उनको इजाज़त होनी चाहिए हर लिहाज से। राना अरशद साहब, सर इंतहाई इख्तिसार से मुझे ये बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, फिर आपकी बात कहीं कट ना जाए। हुजूर ये मुझे बताइएगा, मरियम नवाज साहिबा के पास तबाही का आज ऐसा कौन सा डायनामाइट है कि जिसके फट जाने की सूरत में खुदा न खास्ता हुकूमत को डी रेल होने का या डी स्टेबलाइज होने का खदशा सताया जा रहा है? मुख्तसर अल्फाज में। नूरुल आरिफीन साहब, मरियम बीबी जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए गए हैं। ये हमने रमज़ान मुबारक से पहले कहा था कि हम इस IMF के बजट को नहीं मानेंगे। हमने कहा ये रिव्यू कर ले, रिव्यू नहीं कर रहे। आज चीनी 50 से 85 रुपये होगी, आप चने की दाल जो 65 रुपये की थी 120 रुपये की होगी। 200% सुई गैस महंगी कर दी, और मैं समझता हूँ 143 पैसे पहले महंगी कर दी। 70 रुपये आटा महंगा कर दिया, लोगों का जीना हराम कर दिया। हमारा आवाम से इज़हार यकजहती है। और मरियम बीबी कानून के अंदर रहते हुए, हम ना लॉकडाउन कर रहे हैं, हम ना इस्लामाबाद के SSP की तरह जो DPO हैं उन पर हम हमलावर नहीं हो रहे, हम PTV पर हमलावर नहीं हो रहे, हम आरफ अलवी साहब की तरह ये नहीं कह रहे कि वेल डन सर, कंग्रेचुलेशन, PTV पर हमला कामयाब हो गया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हम पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत करने में अपने कायद का जो मिशन है उसको लेकर आए हैं, आवाम के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड को सील करना और ताले लगाना, मैं समझता हूं कि ये तो आमरीत के बदतर दौर में भी ऐसे नहीं हुआ था। हकीकत में खान साहब जो हैं वो बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा हैं और जमहूरियत को दफन करके किसी और एजेंडे को लाना चाहते हैं, जो 22 करोड़ आवाम किसी सूरत उनके इस घिनौने अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। राइट सर, यहाँ जाएंगे एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पर, वापस आते हैं तो कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करना चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बात किए लेते हैं पेशावर मेट्रो मंसूबे की, जो पहले ही तब्दीली सरकार के हलक में अटका हुआ था और अब एशियाई तरक्याती बैंक ने मज़ीद सोने पर सुहागा क़यामत सी ढा दी है।
एशियाई तरक्याती बैंक कह रहा है कि पेशावर मेट्रो मंसूबा आलमी मेयार के मुताबिक नहीं, डिज़ाइन की तब्दीली ने संगीन खराबियां पैदा कर दी। 22 गलतियों की निशानदही। चौड़ाई कम होने से बसों में तसादुम का खदशा। स्टेशन पर फिसलने वाली टाइल्स लगा दी गई। बाज सुतून और सीढ़ियां भी सीधी नहीं। टिकट घरों का मेयार भी नाकिस। सोने पे सुहागा। अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं जरा दिल थाम के सुनिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से एंटी कट और एंटी क्लाइंबिंग फेंसिंग की पुरजोर सिफारिश के बरक्स साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक की हिदायत पर बाड़ लगाने के लिए ऐसा मटीरियल इस्तेमाल किया गया जो टूट भी सकता है और चुराया भी जा सकता है। पूछना यह था कि एहतसाब का हंटर महज जरदारी और नवाज की पीठ पर मार के ही तारीख रकम की जाती रहेगी या कभी इसमें आमिर कियानी और परवेज़ खटक जैसों का भी नंबर आएगा? अच्छा नूरुल आरफीन, पहले मैं मुख्तसर सा पहले जो मेरे भाई अभी फरमा रहे थे और आप भी बात कर रहे थे, मैं मुख्तसर उसका जवाब दूंगी, फिर मैं इस मौजू पे आऊँगी। अच्छा, मरियम नवाज़ डायनामाइट बिल्कुल भी नहीं है। वो शुरली पटाखे से भी ज़्यादा हैसियत नहीं रखती इस मुल्क की सियासत के आगे। जहाँ तक रह गया, आज के दिन तक मरियम नवाज़ साहिबा ने डायनामाइट अपने आप को साबित ज़रूर किया है। वो साबित हुई है लेकिन सिर्फ PMLN के लिए, और वो ये क़यामत और ये बिजली हमेशा अपनी जमात पे गिराती हैं। ये जितने भी उनके एक्ट्स हैं उससे किसी तरह भी ना मुल्क को कोई ख़तरा है, ना हम होने देंगे, ना पहुँचाने देंगे किसी को भी, वो कोई भी हो, ठीक है। और इनके जितने भी एक्ट्स हैं माशाल्लाह वो एक एक करके वो इनके राइट मैम पेशावर मंसूबा गिरे हैं और आगे भी मजीद माशाल्लाह से अल्लाह ताला उन्हें इस काम में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। फिर जब ये अरशद साहब की बारी आए तो उनसे पूछिएगा कि सारे उनकी मैं बिल्कुल पूछूंगा मैडम, पहले पेशावर मंसूबे पर आ जाइए। इस बात का अपनी बारी पे जवाब दे दें कि जो मर्सिडीज उनके घर से निकली है वो किस चक्कर में लेके बैठी? मैं पूछ लूंगा मैडम। साहब ने उनको गिफ्ट की थी या जो उनके भाई बाहर है उन्होंने दी थी? मैं बिल्कुल वो किस लिए रख के बैठी हुई थी? और बाकी तो सारा मुल्क खराब हो गया है। इस मैडम काइंडली, मैं बिल्कुल टाइम शॉर्ट रह गया मैडम, और वो जाएंगी तो हाफजाबाद मंडी बहाउद्दीन मैडम टाइम बहुत कम रह गया। अच्छा, जहां तक रह गई बात, नहीं टाइम को क्या हो गया नूरुल आरफीन? मेरी बारी आने पे आपके टाइम को पर क्यों लग जाते हैं? बताओ मैडम, आप तो मतलब आपके सामने कोई कुछ बोल सकता है, किसी की मजाल मैं किसी को बोलने दूंगा? हेलो, आप बोलती रहिए, मैं 2 मिनट आपको सुनूंगा, लेकिन पेशावर मेट्रो मंसूबे पे सुनाइए। टाइम कहाँ चला गया? अच्छा, नहीं मुझे उस पर कुछ भी नहीं सुनाना। देखें जो भी चीज़ें उसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो सामने आएंगी और उसमें जो भी लोग कल्प्रिट्स होंगे, वो पाकिस्तान में कोई भी मंसूबा हो, आप तो सिर्फ आपका दिल पता नहीं मेट्रो पे क्यों अटका हुआ है, वो कोई भी मंसूबा हो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के कानून से बढ़ के कोई भी नहीं। हमने तो ये साबित कर दिया। नहीं, ये तो शहरियार आफरीदी टाइप जवाब हुआ ना। इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें, स्पेसिफिक आंसर अगर आप दें, जितने मंसूबे बने हैं, नहीं मैं कंप्लीट कर लूँ ना, मैं उस स्पेसिफिक पे भी आती हूँ। कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क में जितने भी मंसूबे जो किसी की, एक होता है वैसे मतलब नलायकी की वजह से ख़राब हो जाना, एक होता है किसी की इंटेंशनल बेईमानी की वजह से मंसूबों का फ्लॉप होना या ख़राब होना, ये 2 डिफरेंट तरह की टर्म्स हैं। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक को, जिस लेवल की भी हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक को परवेज खटक से क्या बर्खास्त थी जो उसने उनका नाम लिख करके भांडा फोड़ दिया? जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी को नहीं, तो मैं तो उससे डिसएग्री नहीं कर रही ना। इसका मतलब है कि आप भी इस रिपोर्ट से इत्तेफाक करती हैं कि ही इज गिल्टी। नहीं, मैं इस अगर कहीं कोई कमी कोताहियां हैं तो वो गिल्टी कौन है ये अभी साबित होना बाकी है। लेकिन अगर कमियां कोताहियां हैं, अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है तो कमियां कोताहियां जरूर होंगी, लेकिन जरूर होंगी। अच्छा, कमी और कोताही अगर किसी के परफॉर्मेंस में हो, किसी की परफॉर्मेंस में, मैडम जनरल नॉलेज आप मौजूद हैं और जनरल नॉलेज की बात ना हो तो ही नहीं सकता। ये मुझे बताइए, अगर किसी की परफॉर्मेंस पुअर हो, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट उसको ऑथेंटिकेट कर रही हो, तो उसको वजीर आला से जेल जाना चाहिए या उसको वजीर दिफा बना करके इंडिया को चेतावनी देनी चाहिए? अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, उसका नाम कोई भी हो, जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम इमरान खान साहब है, मुझे उनका पता है कि इस मुल्क में जिसने भी इंटेंशनल या नॉन इंटेंशनल कोताही की होगी, इमरान खान साहब किसी को भी जाने नहीं देंगे, ना किसी चीज को। जो मुल्क का पैसा जहां पे इन्वॉल्व है उनको जाने नहीं दिया गया, इस्लामाबाद ले गए। बट पॉइंट ये है कि चीजें किसके एंड पे गलत हुई। हाँ,
नहीं, आपका जो इशारा है मैं उस तरफ कह रही हूँ कि इस मुल्क में जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो परफॉर्मेंस पे भी होगा, और फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। और ये आपको आई एम सो ग्लैड कि आज नूरुल आरिफीन पीटीआई पे खुश भी हो गए और बड़ी स्माइल पास कर रहे हैं, बट माय पॉइंट इज कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस परफॉर्मेंस पे भी हो रहा है, और वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो अपने मिनिस्टर्स को परफॉर्मेंस की एवेल्युएशन की राइट। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त है, क्योंकि राना अरशद साहब के पास मुझे जाना है, थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त है। राना अरशद साहब, हुजूर ये मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ को जेल में डाल दो, मरियम नवाज का जलसा धर्म बरम कर दो, स्टेडियम को ताले लगा दो, तालों में एल्फी डाल दो, और कारकुनान को घरों से उठा लो, छापे मारो, पता नहीं क्या कुछ करो, ये मुझे बताइएगा आमिर कियानी के खिलाफ अब तक कुछ नहीं हुआ, जिस पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आते ही फतवा दिया था कि जी उन पर कुछ मशकूक किस्म की बातें उनके हवाले से की थी। दूसरी बात, फिर ये परवेज खटक साहब की प्रमोशन को कौन वापस लेगा, जिस वजीर आजम की दयानतदारी की कस्में खा रही थी मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, जिस पर मैं और आप दोनों यकीन रखते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा भी होना चाहिए कि इमरान खान साहब दयानतदार हैं, लेकिन सर आपके ख्याल में ये प्रमोशन अब तक क्यों बर्बाद नहीं कर दी गई परवेज खटक साहब की? नूरुल आरिफीन साहब, मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज करूंगा कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब की जो नालायक टीम है, 9 माह तो इनके पास वजीर दाखिला नहीं थे, और अब हुआ क्या है कि असद उमर साहब के गीत गाते रहे कि मिनिस्टर फिनांस हमारे पास 23 साल की मेहनत के बाद आया है। अब शेख हफीज साहब आ गए हैं, वो तो फिर पार्टी का भी हिसाब देंगे। अब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा हैं वो इसी तरह गीत गाती थी जरदारी साहब के, और आज जो गीत गा रही हैं, अगर उस गवर्नमेंट को वो कोई प्रमोशन नहीं दिलवा सके थे तो आज भी इनकी तबाही बर्बादी का सबब वही बनेंगे जो शेख रशीद साहब ने, मैं समझता हूँ कि नजूमिये आला का मनसब लिए हुआ है। ये भी एक सवालिया निशान है, और हकीकत में इमरान खान साहब ही कौम के वो, मैं समझता हूँ कि असल मुल्ज़म हैं जो हेलीकॉप्टर केस से लेकर परवेज खटक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, जो नंदीपुर प्रोजेक्ट के 22 अरब कौम के बचाने के लिए बाबर अवान साहब को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, जो मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन को बंद किया है इमरान खान न्याजी साहब ने। मैं समझता हूँ ये कौमी जुर्म है। और उसके बाद फिर ज़ुबैदा जलाल साहबा, जो एशियन डेवलपमेंट ने बात की, जो मेट्रो बस, भाई हमने तो 90 अरब में 3 मेट्रो बसें बनाई, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान, और ये एक ज़िमनी सवाल आपसे पूछ करके फिर मैं आगे बढ़ता हूं, करीम ख्वाजा साहब के पास जाऊंगा। 100 अरब सवाल है, मोहतरमा चाहती हैं कि मैं आपसे पूछ लूं, चलिए पूछ ही डालता हूं। हुजूर, ये जो मर्सिडीज गाड़ी आपसे वापस ली गई थी, और वो जो टोकन नहीं दिया इन्होंने टोल प्लाजा पे, वो भी पूछे, टोकन भी नहीं दिया। अच्छा, टोकन को छोड़ें, यहाँ तो बहुत सारे टोकन घूम रहे हैं, कुछ वजीर भी बन गए। ये मुझे बताइएगा, मैडम थोड़ा सा मुझे सवाल तो मैडम थोड़ा सा मुझे सवाल पूछने दीजिएगा। राना अरशद साहब, हुजूर ये मुझे बताइए, टोकन दिए? नहीं सर, आपने तो बहुत टोकन दिए। सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए। ये मुझे बताइए, ये आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब गलती से मर्सिडीज गाड़ी को जेब में डाल के ले गए थे, भूल करके, नादानी थी, या वाकई कुछ और समझ लिया जाए? नूरुल आरिफीन साहब, मैं समझता हूँ अगर आज ये कहा जाए कि 350 कनाल का घर इस्लामाबाद का गिफ्ट हुआ है, और गिफ्ट के बाद जो प्रिविलेज है गिफ्ट का, अगर कोई गिफ्ट है तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ अगर शौकत खानम जैसे मनसूबे में उनके बाप 50 करोड़ रुपए उस वक्त दे सकते हैं, तो मर्सिडीज खरीदना अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है। आवाम का जीना हराम कर दिया है। जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आज इशू नहीं है मर्सिडीज खरीदी नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है मैडम कि वो मर्सिडीज हथिया ली गई थी, मैं समझता हूं सरकार जब्त की गई है। 22 लाख की भैंसें बेचने वाले, 22 लाख की भैंसें बेचने वाले, और 20 करोड़ की गाड़ियां बेचकर 45 करोड़ पर जब शहजादे आते हैं तो रेंट पे लेते हैं गाड़ियां, और उसका भी साहब न्याजी साहब को देना होगा कि बादशाह डैम के नाम पे अरबों रुपए न्याजी साहब आप खा रहे हैं। अच्छा सर, मैडम दोनों से तवक्कुफ की दरखास्त है, क्योंकि मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ले जाना है। राना अरशद साहब, मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। करीम ख्वाजा साहब, हुजूर, एक और खबर है कि वफाक की कराची के 3 अस्पतालों का इंतजाम चलाने से माजरत सूबाई हुकूमत को देने का फैसला।
पहले खबर आई थी कि जी वफाक कराची के 3 बड़े अस्पतालों का इंतज़ाम संभालेगा और फिर कराची के अवाम जो हैं वो उनको एक सुकून मुयसर आएगा। उसके बाद फिर जेब में जब नज़र डाली तो देखा कि हाथ पल्ले कुछ है नहीं। ये फिर एक और नादिर शाही यू टर्न लेने से पहले अगर अपनी जेब पर नज़र डालते तो ये एक और सुबह की तो ना होती, या यू टर्न को बाकायदा ईमान दीन की तरह धर्म की तरह से निभाया जाए, यही तब्दीली सरकार का वतीरा है। क्या कहेंगे? देखें, ये 3 नहीं 4 है। 3 तो सिंध को और एक पंजाब की भी अस्पताल इन्होंने वापस कर दी है। पंजाब को 3 सिंध को इन्होंने वापस की है और ये इनसे इस्लामाबाद का कंट्रोल नहीं होता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है हफीज़ शेख ने किसी को कहा कि पिम्स भी हमसे कंट्रोल नहीं होता है। जो पिम्स हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में वो भी इनसे नहीं चल रहा है, तो फिर पाकिस्तान क्या चलेगा? तो ये जो है ये फैंटेसीज़ वर्ल्ड के लोग हैं। ये जो हैरी पॉटर देखकर दिल खुश करने वाले इमरान खान वाले लोग हैं, सारे दिन फैंटेसीज़ की बातें करते हैं जिस तरह बच्चे कार्टून और हैरी पॉटर्स देखकर खुश होते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं। खुदा खैर करे, पाकिस्तान के लिए कुछ दिनों में 2-3 चीज़ें आनी हैं। ये जा रहे हैं ट्रम्प से मिलने, वहाँ भी ये उल्टी सीधी हरकत करेगा और वो भी अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रम्प इतने बदगुमान क्यों हैं आप? और FATF का फैसला भी आना है और खुदा खैर करे 17 तारीख को कुलभूषण का भी फैसला आना है, उसमें पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये 2-4 इवेंट्स आने वाले हैं। खुद शेख रशीद कह रहे हैं कि 90 दिन में पता नहीं क्या होने वाला है। इनकी अब आप शेख रशीद साहब को इसका मतलब सीरियस लेते हैं? इसलिए कि वो जो है, देखिए बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था एक शेख रशीद, एक ज़ियाउल हक का जो बेटा और एक ये जो अख्तर अब्दुर्रहमान का जो बेटा हिमायूं अख्तर, ये बेनज़ीर साहबा कहती थी ये तीनों माउथ पीस हैं इस्टेब्लिशमेंट के। तो ये जो बात कहेंगे ज़रूर वो उनके आका जो कह रहे होंगे वही बात होगी। तो ये हम इसको इस ज़िम्मे में लेते हैं। और कल जो उसने तशवीशनाक बातें की है उससे इमरान खान को। अच्छा, ये मुझे बताइए हुजूर, जब ये इक़्तिदार का हुमा सर से उड़ जाता है तब इस्टेब्लिशमेंट क्यों बुरी लगने लगती है? मतलब अब फिर बात बड़ी तवील निकल जाएगी। कल तक डैडी, आज इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इतनी सारी बातें। मुख्तसर 30 सेकेंड्स में अगर आप वाइंड अप करें करीम ख्वाजा साहब। देखें, जिनके हवाले से बात करते हैं हम उन लोगों को इस हवाले से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने इस हवाले से देखा कि उसने जो है अमेरिका को आंख से आंख मिलाई और इस्टेब्लिशमेंट से आंख से आंख मिलाई और फांसी पर चढ़ गया। आप उनकी बात कर रहे हैं तो दुनिया की तारीख में ऐसी बहुत से मिसालें आपको मिलेंगी कि जिन्होंने बगावत की और लड़कर शहीद हो गए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो उस पैमाने में आप लें। बाकी उसकी जो प्रीवियस ज़िंदगी से मेरा उससे कोई ध्यान नहीं है। असल जो है आखिरी वक्त में जो भी हीरो होता है वो काउंटेबल होता है। राइट, गॉट योर पॉइंट। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। मोहतरम करीम ख्वाजा साहब, राना अरशद साहब और जमशेद चीमा साहिबा का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।